BSTV देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। और मध्य प्रदेश के मुखिया जापान दौरे पर हैं, जहां से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां 28 तारीख से लेकर 1 फरवरी तक जापान दौरे पर मध्य प्रदेश के मुखिया रहने वाले हैं। टोक्यो में उद्योगपति से चर्चा करेंगे। तो जापान से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां विदेश में वहां के उद्योगपतियों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव बातचीत करेंगे। लक्ष्य है वो ये है कि हम युवाओं को और युवाओं की जो क्षमता है उसे विकास करने के लिए हम ये टी-टेक चला रहे हैं। And your state, Madhya Pradesh state, is a very important state in India. I think so. Therefore, we Toyota want to have a close communication with your members, and we had you will hold the Global Investors Summit on the 24th and 25th of February. So we will ask Toyota Kirloskar Motors members to attend that summit. और हमारे लिए भारत के अंदर भी मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम चाहेंगे कि आगे बढ़ के भी मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनके साथ हमारी आदान प्रदान चर्चा चलती रहे। और मुझे पता चला है कि अभी मध्य प्रदेश में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। हम हमारे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के सदस्यों से कहेंगे कि वो इस सम्मेलन में जरूर भाग लें। And lastly, we Toyota will continue doing our best to contribute to customers' happiness in India, and we like to grow together with India. Thank you very much. आखिरी में कहना चाहूँगा कि हम टोयोटा के लिए ये आगे बढ़ के भी हम जो भारत के हमारे उपभोक्ता हैं उनकी खुशी में हम जितना हो सके योगदान देते रहेंगे, और भारत के साथ साथ हम भी एक साथ प्रगति करने के इच्छुक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. मेरी अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन है, खास करके टोयोटा के बारे में आपने कहा। मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर आप भारत से संपर्क बनाना चाहते हैं और टोयोटा ऑटोमोबाइल सेक्टर में है तो स्वाभाविक रूप से आपको अपने भारत के अंदर सभी राज्यों में आने जाने के लिए एक सेंटर पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी। और सेंटर पॉइंट से कई सारी कंपनी ने इसी एंगल से मध्य प्रदेश में आना शुरू कर दिया है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ जाने के लिए मध्य में अगर आ जाते हैं तो उनका अपना व्यापार व्यवसाय तुलना किसी और राज्य की मध्य प्रदेश से ज़्यादा अच्छे से सफल बनाने की। और दो चीज़ जो आपने कही, खास करके हमारे पास पीथमपुर ऑटो क्लस्टर ये बहुत तेज़ी से उभरता हुआ एक बड़ा केंद्र है, जिसके आधार पर हमारे एशिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रेड जो पीथमपुर में है उसको बहुत अच्छी संभावना लेकर हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक भी है। हमारी निवेश की पॉलिसियाँ भी बहुत अच्छी है और बहुत पीसफुल है जापान की तरह मध्य प्रदेश की। वैसे तो भारत ही बहुत अच्छा है, लेकिन भारत में भी तुलनात्मक बाकी राज्यों से हमारे मध्य प्रदेश में कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं होती, कभी दूसरी प्रकार की कोई आफत नहीं आती है, कोई तूफान नहीं आता, नदी के किनारे नहीं है, कोई बड़ा प्राकृतिक आपदा नहीं आती है। ऐसे कई कारण से मध्य प्रदेश की बहुत अनुकूलता है। वनों से आच्छादित बहुत सुंदर सीधे साधे लोगों का प्रदेश है, जो स्किल की दृष्टि से भी बहुत बड़े पैमाने पर आपके लिए संभावना वाला क्षेत्र हो सकता है। मैं मान के चलूँ आके लंबा हो गया तो आप बात करें। まずは本当に今日はお越しいただきありがとうございました。またそのトヨタという会社さんはマドプレデシュの観点からしますと、特にトヨタさんは今後インドとやはりやり取りしたい、これからも事業を拡大したいという気持ちであるのであれば、やはりそのマドプレデシュと何かの関係を持つことは非常に重要ではないかというふうに思っています。トヨタはもちろん自動車メーカーではあるわけですが、その中でも
マディアプラデーシュの中には非常に中央に位置しているということで、他の州に比べて、そのマディアプラデーシュに拠点を持つことによってインドの、北、南、東、西すべてへのアクセスが、簡単になるということが言われています。こういう理由もありまして、多くの企業がこれからマディアプラデーシュに進出しようとしています。他の州に比べてマディアプラデーシュに拠点を持った方が、その事業なりビジネスなりより、その成功する可能性が高いかというふうに信じています。で、2点ここでちょっと表現させていただきたいと思います。マディアプラデーシュにはピータンプールという、その自動車産業の集約地がございます。で、この工業団地というかその自動車産業の集積地が急速に今成長しつつありますので、そういう意味では、自動車メーカーからしても魅力的な場所ではないかと思っています。その集積地の名前のピータンプールだとピータンプラピータンプラピータンプラピータンプールニアインドピータンプールピッタンプール。ニアインドールインドールという町に近いピータンプールです。エアポート is there How do you spell? PEEPHA PITHAPU ピータンプール PITHAMPU Approve. ピータンプール ピッタンプール。ピータンプール Yeah, it's one of the largest growth center of India and is located very close to Indore, which is the financial capital of Madhya Pradesh and very well linked with the airport and flights. だからそのピータンプールという自動車の集積地があると同時に、インド国内でも自動車の試験ですね、テスティングトラックもありまして、それ以外にこれからもしも製造拠点を検討されているのであれば、用地も十分にあるというような魅力がございます。また日本と同じようにマディアプラデーシュも非常に平和な、地域です。インド全体はすごくいい国だと思ってますが、他の州に比べてマディアプラデーシュというのが、非常に平和的な州かというふうに言えます。まずは労働に関する課題はないし、特に大きな川だとか近くにあるわけではないので、地震も少ないということで、自然災害も非常に少ないという意味で、非常にふさわしい場所ではないかと思います。森林も、たっぷりありまして、マディアプラデーシュの人たちが非常にシンプルな、人たちですので、スキルも十分にございますので、そういう意味では今後、拡大を検討している産業さんにとっては非常に魅力的な投資先だというふうに思っています。एक तो ये मैंने जो निवेश की दृष्टि से ऑटोमोबाइल का बताया है, और इसी के साथ साथ आपकी अपनी खास करके ITI कॉलेज से जुड़े हुए जो आपको स्किल कोर्स चाहिए, उस दिशा में भी हमारे यहाँ बड़ी संभावना है। हमारे लिए लगभग 50,000 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट प्रति साल हमारे यहाँ बड़ा ताकत रखते हैं। लगभग 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सबका सरकारी यूनिवर्सिटी है, जिससे हमारे यहाँ भविष्य की खोज निकलती है, जिसमें आपके लिए दोनों के लिए अच्छा हो सकताまたさらに言いますと、今はその自動車メーカーの観点からしてインドマディアプラデーシュの魅力を、共有させていただいているわけですが、それと同時にやはりどこの製造拠点でもスキルを持った人が必要になるわけですが、そのためには、マディアプラデーシュの中には ITI ですとかポリテクニックというのは、職業学校ですね、こういう専門学校も多数ありますので、非常にスキルを持った、若者が多くおります。数字をいくつか共有させていただきますと、毎年エンジニアリングの学生さん5万人卒業しています。で、大学の数を言いますと、民間大学が52校、そして政府が運営している大学が17ということで、やはり今後その産業の、
上達、拡大のために必要なワークフォースも十分にあるということです。जैसे आपने कहा कि टोयोटा इलेक्ट्रिक सेक्टर में भी एनर्जी के सेक्टर में ये कराना चाहता है या अभी हमारे पास में भारत सरकार के द्वारा जो अपना बदलापुरम रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है उसके बारे में बताइए। जी। So what Honorable CM sir has said, Madhya Pradesh is also a leading state in the renewable energy equipment manufacturing part. So we have created one space for renewable energy equipment manufacturing. Renewable energy. Renewable energy. Renewable. For solar cells, wafers, ingots. So we are one of the leading states in that area. So we have also opportunities in sectors where we can have trained paramedical staff who can come from India to Japan if Japanese language is also used.できましたら、はい。先ほどはその再生可能なエネルギーに関しても非常にマデプレシュが力を入れておりまして、そのために特に再生可能エネルギーという分野の中で、使われるいろんな機器メーカーのための、領域スペースを極めています。で、その使われるものとか、例えばその太陽光のセルでしたり、ウェーファーだったりするということですので、もしもトヨタさんが今後なんかエネルギーという分野にもご興味があると収集長がおっしゃったので、それであれば、ジャパニーズが再生可能エネルギー、特にこれはインド国政府が非常にアプローチをしている分野ですが、これにも非常に力を入れているということです。あと、日本はよくその、ケアギバーが必要だということで、保護ですね、が必要だということですが、そのマディアプレデ州の中にはちゃんとその訓練を受けたパラマディックのスタンプを育成しているところもありますので、もしも必要であれば、もちろん日本語も、学習してもらって、インドから、マディアプレ州から日本に送り込むことも可能です。So, Madhya Pradesh has a fantastic ecosystem for automotive manufacturing. We are second largest manufacturer of buses and tractors. We are third largest producer of commercial vehicles. We have more than 2,800 engineering manufacturers, more than 30 original equipment manufacturers, and more than 200 auto component manufacturers. As Honorable CM sir has already described regarding NATRAX, that is Asia's largest high-speed testing track with 14 test tracks and 5 auto-specific labs. NATRAX. So this is there in a kind of ecosystem in Madhya Pradesh. We are centrally located. So naturally, if anything is created in Madhya Pradesh, so it can be sold everywhere in India. We have skilled manpower, workforce, world-class infrastructure. We have supportive policies. We give whatever investment that is done from your side. We give up to 40% of your plant and machinery expenditure. That means if you spend around say a million a year, then we will be supporting up to 30% to 40% of your expenditure. So we have great companies like Ford Motors, Mahindra and Mahindra, Volvo Eicher Commercial, and Bridgestone, a big Japanese company is also there. So we would request on behalf of the state of Madhya Pradesh, we have a huge land bank, more than 100,000 acres of land. Anywhere you want to set up your industry with your ecosystem, with your suppliers,
with kind of some other Japanese companies, MSME companies. So you are most welcome to come to our state. We are a land of peace and tranquility. We are a land where we are centrally located. We have a wonderful automotive industry ecosystem in Madhya Pradesh, and we have very proactive Honorable CM is here with you. So we would request from our side that there has to be consideration of investment from your company to our state. マドラデシュについても少し紹介させていただきたいんですが、特に、自動車産業にとっては非常に定着しているエコシステムを持っています。少し数字を共有させていただきますと、インドでは2番目に大きいバスとトラクターの製造拠点でございます。そして3番目に大きい乗用車の製造が行われている州であります。また、2800のエンジニアリング系のメーカーもマドラデシュの中に महात्मा गांधी पार्क पहुंचे हैं और जहां वह महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें सीएम डॉक्टर मोहन यादव एडोगावा सिटी स्थित महात्मा गांधी पार्क पहुंचे, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है और उसके बाद वे भारतीय दूतावास में आयोजित रोड शो सेलिब्रेटिंग इंडिया जापान रिलेशनशिप में भाग लेंगे। तो ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां हम देख सकते हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव महात्मा गांधी पार्क पहुंचे, जहां वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी सीएम कर रहे हैं और इसके बाद रोड शो में भी सीएम भाग लेंगे। रोड शो सेलिब्रेटिंग इंडिया जापान रिलेशनशिप में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भाग लेने वाले हैं। तो ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां एडोगावा सिटी स्थित महात्मा गांधी पार्क सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, जहां वह महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित उन्होंने की। तो बता देते हैं कि जापान दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं। 4 दिवसीय दौरे पर 28 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान दौरे पर सीएम रह रहे हैं, जहां उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर के उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे, आमंत्रण दिया जाएगा। इसी सिलसिले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जापान पहुंचे, जापान दौरे पर हैं, जहां वहां मौजूद लोगों से सीएम बातचीत कर रहे हैं। हम देख सकते हैं सीधे तस्वीरें जापान से, सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां हम देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव एडोगावा सिटी स्थित महात्मा गांधी पार्क पहुंचे और वहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित भी की और वहां मौजूद लोगों से वह बातचीत भी कर रहे हैं। तो 4 दिवसीय दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं। 28 जनवरी से 1 फरवरी तक सीएम का जापान दौरा है, जहां वह जापान में उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रण भी उद्योगपतियों को देंगे। तो 4 दिवसीय दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं, जहां वह आज एडोगावा सिटी स्थित महात्मा गांधी पार्क पहुंचे हैं, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। हम देख सकते हैं सीधे तस्वीरें जापान से, सीधा प्रसारण, जहां महात्मा गांधी पार्क सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। तो हम देख सकते हैं
महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित सीएम कर रहे हैं। हमारे बापू पूज्य महात्मा गांधी की समाधि, महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि करने आया हूं। यद्यपि मध्य प्रदेश में 24-25 फरवरी को जो नेशनल खास करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और जापान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से वर्तमान के समय में सबसे अच्छे राष्ट्रों में से एक है और उसमें बड़े पैमाने पे भारत से आपस का संबंध भी भारत का शुरू से प्रगाढ़ रहा है। नवीन प्रौद्योगिकी से लगा करके हमारे आजादी के पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, रास बिहारी बोस हो, स्वामी विवेकानंद हो, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सभी का संबंध जापान से आता है। ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। ऐसे में ये संबंध और प्रगाढ़ हो, परस्पर व्यापार व्यवसाय के नए नए रास्ते बने, एक दूसरे के साथ खड़े रहे। और आज के इस दौर में जापान और भारत की अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार बनाने के बाद तो ये मित्रता और प्रगाढ़ हुई है। कई सारे मोर्चों पे हम सब साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और जहां मैं प्रतिमा पे आया के खड़ा हूं, ये हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा अनाउंस की गई थी और उम्मीद करेंगे बापू का अहिंसा का सिद्धांत जापान के गौतम बुद्ध वाले मूल सिद्धांत को लेकर के ही चलने वाला। अतीत के काल से हम इस देश से ज्यादा नजदीकी पाते हैं। यहाँ हमारे कई परिवार के बाकी लोगों से मिलकर के और आनंद आया और उम्मीद करेंगे परिवार बढ़ता जाए। ये थोड़ी अभी काफी संभावना वाला क्षेत्र है। मैं अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और बापू को स्मरण करता हूँ जिनके जीवन काल से उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति के मूल अहिंसा के सिद्धांत को विश्व से साझा किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो हम समूचे विश्व के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाने के लिए वेद वाक्य से हम प्रेरणा पाए, इसी भावना के आधार पर बापू ने वैष्णव जन तो तेने कहिए का एक भजन सुनाया था, जिस भजन को वो अपनी प्रार्थना का हिस्सा लेके चलते थे। तो मैं आज बापू का स्मरण करते हुए पुनः सबको बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। जापान से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एडोगावा सिटी स्थित महात्मा गांधी पार्क सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और साथ ही महात्मा गांधी की विभिन्न औद्योगिक घरानों से संबंध रखने वाले सभी मित्रों के बीच मैं अपने आप को भी धन्य मानता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत दुनिया के सामने एक नई आर्थिक भविष्य की ताकत की तरफ बढ़ रहा है, जो न केवल हमें सभी प्रकार के संसाधनों के साथ बल्कि विश्व बंधुत्व की भावना के आधार पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें हजारों साल से गौतम बुद्ध की परंपरा से जापान भी जुड़ा हुआ है और हम बुद्ध की धरती से ही आते हैं, जिसका सदैव अतीत के काल से जापान से एक विशेष संबंध भी है। मैं आज के इस पूरे आयोजन में भारत के हमारे यहाँ प्रतिनिधि जापान में राजदूत के रूप में काम संभाल रहे हैं श्री सीबी जॉर्ज का आभार मानता हूँ, जिन्होंने इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी प्रकार के व्यावसायिक घरानों के लोगों को जोड़ने के लिए अपनी महती भूमिका अदा की है। जापान का प्राचीन काल से आधुनिक काल तक बहुत समृद्ध इतिहास है। मैं विनाशकारी भूकंपों, प्राकृतिक आपदाओं से उभरते हुए जापान की उस उद्यमशीलता को भी नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ, जिसके कारण से जापान दुनिया के सामने फिर एक अलग पहचान बना के खड़ा है। जापान से हमारे अतीत के काल के संबंध तो है ही, लेकिन जापान आज बढ़ते समय में एक विशिष्ट अपनी जीवन शैली और औद्योगिक श्रेणी के साथ आर्थिक युग की संपन्नता के स्थान पाने वाला स्थान जापान भी है। लेकिन जापान से मध्य प्रदेश के संबंध भी अब आज के इस व्यावसायिक दृष्टि से बहुत अलग प्रकार से जुड़े हैं।
खास करके जापान में से हमारे संबंध में मध्य प्रदेश से निर्यात होने वाली वस्तुओं की अगर बात करूँगा तो एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं, तैयार एनिमा, कार्बनिक रसायन, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, फार्मास्यूटिकल उत्पाद हैं। 2023-24 में मध्य प्रदेश से जापान को $92.8 मिलियन का निर्यात किया गया है। जापान में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों से कई जुड़े हुए उद्योग भी हैं। इस इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से हम जापान के सभी उद्योगपतियों से महत्वपूर्ण निवेश की उम्मीद भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, जहाँ 8.5 करोड़ की आबादी विराजमान है। भारत की 50% आबादी का मध्य प्रदेश कैचमेंट एरिया में अपने आप को मान के चलता है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 1 दशक में 3 गुना बढ़ी है, जिसको हमने हमारी सरकार बनने के बाद 5 साल में डबल करने का टारगेट लिया है। और खास करके इसी सब कारणों से हमारा अपना पूंजीगत व्यय और सरकारी व्यय इस वर्ष की तुलना में हमने पिछले वर्षों के आधार पर 19% बढ़ाया है। तो जिस तरीके से आपने देखा, जापान के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं। 4 दिवसीय उनका ये काफ़ी अहम दौरा है। आपको बता दें, टोक्यो में भारत के राजदूत सीवी जॉर्ज से भी उन्होंने मुलाकात की। भारत में देखा जाए तो निवेश को लेकर जो है यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जो चर्चा है वो देखने को मिली और इसके साथ ही महात्मा गांधी पार्क में उन्होंने बापू को नमन किया। निवेशकों के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर काफ़ी अहम मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद दोनों ने जिन्होंने इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी प्रकार के व्यावसायिक घरानों के लोगों को जोड़ने के लिए अपनी महती भूमिका अदा की है। जापान का प्राचीन काल से आधुनिक काल तक बहुत समृद्ध इतिहास है। मैं विनाशकारी भूकंपों, प्राकृतिक आपदाओं से उभरते हुए जापान की उस उद्यमशीलता को भी नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ, जिसके कारण से जापान दुनिया के सामने फिर एक अलग पहचान बना के खड़ा है। जापान से हमारे अतीत के काल के संबंध तो है ही, लेकिन जापान आज बढ़ते समय में एक विशिष्ट अपनी जीवन शैली और औद्योगिक श्रेणी के साथ आर्थिक युग की संपन्नता के स्थान पाने वाला स्थान जापान भी है। लेकिन जापान से मध्य प्रदेश के संबंध भी अब आज के इस व्यावसायिक दृष्टि से बहुत अलग प्रकार से जुड़े हैं। खास करके जापान में से हमारे संबंध में मध्य प्रदेश से निर्यात होने वाली वस्तुओं की अगर बात करूँगा तो एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं, तैयार एनिमा, कार्बनिक रसायन, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, फार्मास्यूटिकल उत्पाद हैं। 2023-24 में मध्य प्रदेश से जापान को $92.8 मिलियन का निर्यात किया गया है। जापान में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों से कई जुड़े हुए उद्योग भी हैं। इस इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से हम जापान के सभी उद्योगपतियों से महत्वपूर्ण निवेश की उम्मीद भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, जहाँ 8.5 करोड़ की आबादी विराजमान है। भारत की 50% आबादी का मध्य प्रदेश कैचमेंट एरिया में अपने आप को मान के चलता है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 1 दशक में 3 गुना बढ़ी है, जिसको हमने हमारी सरकार बनने के बाद 5 साल में डबल करने का टारगेट लिया है। और खास करके इसी सब कारणों से हमारा अपना पूंजीगत व्यय और सरकारी व्यय इस वर्ष की तुलना में हमने पिछले वर्षों के आधार पर 19% बढ़ाया है, जो किसी भी राज्य के बढ़ती हुई प्रगति का द्योतक है। पिछले 5 वर्ष में हमने अपने निर्यात के प्रयास बढ़ाए हैं, जिसमें लगभग 2023-24 में 65,000 करोड़ का निर्यात मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। औद्योगिक संभावनाओं की सभी बातों पर मेरे काबिल अफसरों ने अपनी विस्तार से बात कही है, जैसे एनर्जी सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हमारे एमएसएमई और हेवी इंडस्ट्री सेक्टर में, सभी क्षेत्रों में समान रूप से हमारी कई सारी पॉलिसियां भी हम बदल रहे हैं और काफी अनुकूल पॉलिसी बना रहे हैं, जिसके आधार पर देश भर में तो अनुकूल माहौल बनाई है।
विश्व में भी मध्य प्रदेश के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। लेकिन मैं आज इनके साथ इसीलिए आया हूं कि ये पॉलिसियों के इधर जाकर के भी, इससे बाहर जाकर भी हमको अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार हर निवेशकों के हिसाब से भी इसमें कंसीडर करने के लिए हमारी मनोमस्तिष्क की भावना खुली हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। फूड पार्क्स, IT पार्क्स, स्पाइस पार्क्स, प्लास्टिक पार्क्स, मेडिकल डिवाइस पार्क, सोलर इक्विपमेंट पार्क, फुटवियर पार्क, EV पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट्स यूनिट इत्यादि, सेमीकंडक्टर पार्क, सभी क्षेत्रों में समान रूप से मध्य प्रदेश में संभावना बनी है। हमारी विशेष नीतियां खासकर गारमेंट, लॉजिस्टिक, EV, खाद्य प्रसंस्करण, इथेनॉल, IT, फार्मा, मेडिकल डिवाइस में बड़े सेक्टरों को, बड़े निवेशकों को आकर्षित कर रही है। मध्य प्रदेश में खास करके जब ये फूड बास्केट की बात हमारे राघवेंद्र सिंह जी ने कही है तो ये बहुत सारी चीजों को जोड़ के चलने वाला हमारा प्रदेश है, जहां अच्छी नीति और नीयत के बलबूते पर बड़े पैमाने पर हमारी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए लगातार सब तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है। और जब यहाँ आकर के मैं जापान के निवेश और उद्योग से चर्चा कर रहा हूँ तो मैं ये बात को पुनः दोहराना चाहूंगा जो अभी हमारे अफसरों ने बताई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री 24-25 फरवरी को खास तौर पे भोपाल में आने वाले हैं। ऐसे में हमारे अलग अलग सेक्टर, जैसे मैंने पूर्व में उल्लेख किया, इन सभी के आधार पर अलग अलग इनके सेमिनार भी चलेंगे, निवेश की संभावनाओं पे बात भी होगी। तो जापान में बड़े पैमाने पर हमारे से जुड़ने की संभावना भी है। और खासकर एक और सेक्टर छूटता है जिसपे हम और आप बात कर सकते हैं, वो हमारा स्किल डेवलपमेंट का, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ बड़ी संभावना है। अपने यहाँ एक तरह से IT से लगा करके इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, बड़े पैमाने पे यूथ और बौद्धिक क्षमता का यूथ उपलब्ध है, जिसके आधार पर हम आप उससे एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटियों से, हमारी यूनिवर्सिटियाँ 52 हमारी प्राइवेट सेक्टर है, 17 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं, बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे बड़े बड़े सेक्टर जिसमें लंबे समय तक जापान और भारत के संबंध मध्य प्रदेश के लिए काफी हितकर रहेंगे। आज के इस अवसर पर निवेश के लिए उपलब्ध सभी बुनियादी सुविधाओं को लेकर के विस्तार से यहाँ बातें हुई है। मैं उम्मीद करूंगा आप और हम मिलकर के निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। भविष्य की संभावनाओं के इस विश्वास के आधार पर मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। For your valuable insights and address to our participants. Moving towards the end of the program for today. तो आपको बता दें यहाँ पर जापान दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं। 4 दिवसीय अहम दौरा है और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो भारत जापान के बीच मजबूत और ऐतिहासिक रिश्तों को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। आपको बता दें टोक्यो में भारत के राजदूत सीवी जॉर्ज से उन्होंने मुलाकात की और वहां पहुंचकर निवेशक को लेकर भी चर्चा की गई।